नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई 2021 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को जो कि 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये भी समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरह के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को आकार भी दे सकते हैं, यानी ये प्रैक्टिस अच्छी खासी आप कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम पहला ये प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है, सब कुछ आप पढ़ लीजिए, कथन ये वो, और उसके बाद डायरेक्ट लिखा हुआ सवाल क्या है। थोड़ा समय से बड़ा कर दे रहा हूं सवाल को ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो देखिए सवाल यह है कि प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। इस सवाल का जवाब देने के लिए केवल पहले वाले कथन से ही आप इसका जवाब दे सकते हैं, या दूसरा कथन भी चाहिए, या केवल दूसरा चाहिए, या दोनों चाहिए, यही प्रश्न में पूछा जाता है। तो प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो पहला हम जानकारी पढ़ते हैं। तो लिखा राजा प्रिया एक दूसरे के सामने खड़े हैं, प्रिया की छाया राजा के दाईं तरफ गिरती है। तो प्रिया की छाया राजा के दाईं तरफ गिरती है, तो यहां पे सूरज का लोकेशन नहीं दिया है कि सुबह का समय है या शाम का समय है, इसलिए ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि प्रिया का चेहरा किस दिशा की तरफ है। कम से कम पहले, केवल अकेले पहले वाले कथन के आधार पर तो निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि प्रिया का चेहरा किस दिशा की तरफ है। अब दूसरा इसमें लिख दिया है कि शाम को मतलब सूरज पश्चिम में होगा। तो जब सूरज पश्चिम में होता है तो परछाई किसी भी की भी हो, याद रखिए परछाई अपना रूप नहीं बदलती है। परछाई जब सूरज पश्चिम में हो तो परछाई पूरब की तरफ जाएगा, सूरज पूरब की तरफ हो तो परछाई पश्चिम की तरफ जाएगा। यानी सुबह के समय परछाई पश्चिम की तरफ भागेगा, शाम के समय परछाई जो है पूरब की तरफ भागेगा। अब यहां पर चाहे प्रिया खड़ी हो जाए, चाहे राजा खड़ा हो जाए, या कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसकी परछाई ऐसे ही बननी है। अब व्यक्ति को उसके हिसाब से दाएं बाएं घूमना पड़ेगा, परछाई नहीं घूमेगा। तो अब करा शाम को प्रिया तट पे खड़ी थी, उसकी छाया यानी कि प्रिया की ही छाया उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ रही थी। यानी ये जो छाया है प्रिया की, और प्रिया की छाया प्रिया के बाएं हाथ की तरफ पड़ रही थी, यानी कि ये बायां हाथ होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे खड़े हों तो ये हमारा बायां हाथ हो जाएगा, और ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये परछाई दाईं तरफ हो जाएगी और प्रिया का ये दायां हाथ भी हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए बायां हाथ। तो अब मैं जैसे खड़ा हूं, अब मेरा ये बायां हाथ है और प्रिया की परछाई बाएं तरफ पड़ेगी, यानी अब मैं प्रिया हूं, मेरी परछाई मेरे बाएं साइड में पड़ रही है, क्योंकि शाम के समय परछाई इसी साइड में पड़ेगी। तो अब मेरा चेहरा किस दिशा की तरफ है, तो ये है दक्षिण, यानी इस समय प्रिया का चेहरा किधर होगा, दक्षिण। यानी कि कुल मिला के केवल दूसरे वाले कथन से ही बताया जा सकता है कि प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है, जो कि दक्षिण की तरफ खड़ी है। खैर यहाँ पे प्रश्न का आंसर नहीं पूछा जा रहा है। और अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैंने दिशा परीक्षण के एक पार्ट में बताया था, सूर्य और परछाई वाले प्रश्न को विस्तार से समझाया है। आप चाहे तो दिशा परीक्षण के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो हमारा देखिए यहां पर आंसर हो जाता है ए, यानी कि कथन 2 में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, कथन 1 की जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रश्न 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारा प्रश्न आपके पैटर्न के हिसाब से, एक ये नए तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। यूपीएसआई में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं, एसएससी में या पुलिस भर्ती में और किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं देखा गया है। तो ये प्रश्न यहां पर देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहां पे ये समझना है कि ये जो बिंदु बना हुआ है और ये बिंदु बना हुआ है, तो ये बिंदु दर्शा रहा है क्या चीज। पहले हम इस बिंदु की बात करें, ये वाला बिंदु दर्शा रहा है किसको, त्रिभुज के भीतर भी है। पहला जो बिंदु है वो किसके किसके भीतर है, त्रिभुज के भीतर है। और ये बिंदु किसके भीतर है, तो ये अष्टकोण या षटकोण जो भी है, तो ये अष्टकोण के भीतर भी है, अष्टभुज के भीतर भी है। और ये बिंदु त्रिभुज, अष्टभुज और ये आयत के भीतर भी ये वाला बिंदु पड़ेगा, यानी कि ये
कह सकते कुल मिला के सभी आकृतियों के बीच में ये पहला वाला बिंदु पड़ेगा। अब मैं समझाने के लिए विस्तार से यहां पे बता रहा था कि आपको बातें समझ में आ जाए, समझ लेंगे तो आपको लगाने में सेकेंडों बस लगेंगे। और दूसरा वाला यानी ये जो बिंदु है इसको मैं दूसरा बिंदु कर रहा हूं, दूसरा वाला बिंदु किसमें कॉमन है, तो ये आयत में पड़ेगा। ये वाला दूसरा वाला बिंदु ये दूसरा वाला बिंदु इसको मैं कर रहा हूं, तो ये आयत में पड़ेगा और ये अष्टभुज के भीतर भी दूसरा वाला बिंदु है, और त्रिभुज के भीतर है तो नहीं है। त्रिभुज से देखिए ये वाला दूसरा वाला बिंदु जो है त्रिभुज से बाहर है, यानी त्रिभुज इसके भीतर नहीं रहेगा। यानी अब हम देखते हैं कि किस वृत्त में किस चित्र में ऐसा हो सकता है। अगर हम ए वाले चित्र की बात करें तो पहला वाला बिंदु जो है त्रिभुज, अष्टभुज और आयत यानी सभी आकृतियों में कॉमन होना चाहिए। तो ये तो बन सकता है, यहां पे अगर बना दिया जाए पहला वाला बिंदु तो ये त्रिभुज के भीतर भी हो जाएगा, अष्टभुज के भीतर भी और आयत के भीतर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला बिंदु है वो केवल आयत और अष्टभुज के भीतर ही रहना चाहिए। तो दूसरा वाला बिंदु कहां बनाएंगे, अगर यहां बनाएंगे तो केवल अष्टभुज के भीतर है, यहां बनाएंगे तो केवल आयत के भीतर है, यहां बनाएंगे तो आयत के और त्रिभुज के भीतर है, जबकि हमें चाहिए आयत और अष्टभुज के भीतर। अगर यहां बनाते हैं तो अष्टभुज और त्रिभुज के भीतर है, और यहां बनाएंगे तो फिर अष्टभुज, त्रिभुज और आयत सबके भीतर हो जाएगा। यानी कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहां पर हम ऐसा बिंदु बना सके जो कि आयत और केवल अष्टभुज के भीतर ही हो, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरे में चेक करें, बी में अगर पहला बिंदु बनाए कॉमन जो सबके लिए हो, तो कोई ऐसा भाग नहीं है जो सबके लिए कॉमन। अगर यहां बनाएंगे तो केवल ये आयत और अष्टभुज के भीतर ये बिंदु बन पाएगा, अगर हम यहां बनाए तो भी केवल अष्टभुज के भीतर बनेगा। ऐसा कोई जगह यहां पर भी अगर हम लोग बना दे तो ये अष्टभुज और त्रिभुज के भीतर बनेगा, आयत इससे बाहर हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर हम बिंदु बना दे और ये त्रिभुज, अष्टभुज और आयत सबके लिए कॉमन हो, ऐसा कोई जगह नहीं, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेंगी, आप प्रैक्टिस करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर विकल्प सी को देखा जाए तो ये वाला जो कॉमन जगह है, पहला वाला बिंदु बनाने की कोशिश किया जाए तो ये वाला जो जगह है ये त्रिभुज के भीतर भी कॉमन है, आयत के भीतर भी पड़ेगा और अष्टभुज के भीतर भी पड़ेगा। यानी पहला वाला हमारा शर्त पूरा हो गया। अब दूसरा वाला बिंदु है जो केवल आयत और अष्टभुज के भीतर ही होना चाहिए, त्रिभुज से बाहर होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहां पर बिंदु बना दें तो ये त्रिभुज के भीतर है और अष्टभुज के भीतर है, और यहां पर आयत और अष्टभुज के भीतर होना चाहिए, आयत और अष्टभुज के भीतर। तो यहां अगर हम लोग बना दे बिंदु तो ये आयत के भीतर हो गया और अष्टभुज के भीतर हो गया, और देखिए त्रिभुज से ये दूसरा वाला बिंदु जो है ये वाला त्रिभुज से बाहर भी होगा। यानी यही हमारा आंसर है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा। यानी हमारा आंसर हो गया सी। अब यहां पे समरूपता का प्रश्न है, ज्यादा पढ़ने की ऊपर जरूरत नहीं है, लेकिन समरूपता में ज्यादातर तो अंतर के आधार पे होता है, लेकिन यहाँ पे 4 अक्षर और यहाँ पे ज्यादा अक्षर हैं, और अंतर के आधार पे यहाँ पे हमें आंसर जब नहीं मिलेगा तो हमें समझ में ये आएगा कि यहाँ पे कभी कभी अर्थ के आधार पे भी होता है। तो यहाँ पर बोन मतलब हड्डी, और आर्थोपेडिस्ट यानी हड्डी का इलाज करने वाले डॉक्टर को आर्थोपेडिस्ट कहते हैं, हड्डी रोग से संबंधित होते हैं आर्थोपेडिस्ट। तो कैंसर से संबंधित कौन लोग होते हैं, तो कैंसर से संबंधित, यानी कि ये कुल मिला के रीजनिंग का ही प्रश्न नहीं बल्कि साथ साथ में जीके की जानकारी वाला भी प्रश्न हो गया। और कैंसर से संबंधित है ये विज्ञान, जीव विज्ञान का प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी, यानी ऑन्कोलॉजी में ही कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यानी किसी किसी प्रश्न में रीजनिंग के साथ साथ जीके की जानकारी, भूगोल की जानकारी भी अपेक्षित होती है। अब यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा भिन्न है, यानी कौन सा अलग है। तो इसमें भी जीके की जानकारी होगी, जो सामान्य ज्ञान की जानकारी होती, विविध संस्कृतियों की जानकारी इसमें अपेक्षित है। तो कथकली, मणिपुरी और ओडिसी, ए, बी और डी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, और गरबा जो है ये एक लोक नृत्य है, स्थानीय नृत्य है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, इसीलिए सी अलग है। अब देखिए यहां पर दिशा परीक्षण का प्रश्न है, तो दिशा परीक्षण का प्रश्न है तो सबसे पहले लास्ट में देखिए पूछ क्या रहा है, तो लास्ट में पूछ रहा है अब वह किस दिशा के सामने खड़ा है। यानी कुल मिला के अंतिम दिशा जब पूछी जाए
या ये पूछा जाए कि वो उसकी अंतिम दिशा क्या है, वह किस दिशा की ओर उन्मुख हो रहा है अंत में, या अंततः वह किस दिशा की ओर जा रहा है, या उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, या वह किस दिशा के सामने खड़ा, ऐसा प्रश्न पूछा जाए। यानी कुल मिला के जब अंतिम दिशा पूछी जाए तो आपको ये जो चित्र बनाना है, ये सब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे द्वारा आविष्कार किए गए पेन ट्रिक से केवल पेन चलाकर ही आंसर ला सकते हैं। आपको अपने पेन की स्याही नुकसान करने की जरूरत नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से दिखे इसलिए मैं इस पेन से कर रहा हूं ताकि व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन से दिखेगा। तो इसको ये हेड है, ऊपर हेड है। तो गणेश शाम को मेन लाइन एक यहां पर है। गणेश शाम को ये एक मेन लाइन है जो कि प्रश्न को सही और गलत करा सकता है। तो शाम को सूर्य की दिशा में, तो सूर्य की दिशा को सुनते ही आप पूरब में ऐसे चेहरा बना देंगे, ये चेहरा को दिखा रहा है यानी इधर जा रहा व्यक्ति, तो ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगा। शाम की बात हो रहा है तो शाम को सूरज पश्चिम में होता है, तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, यानी पश्चिम की तरह रख दीजिए। सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है तो चलाना नहीं, बस एक स्थान पर खड़े रहिए ऐसे, ये चेहरा है, चलाता है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है। तो दिशा परीक्षण में जब भी बोले बाएं तो ब से बाएं और ब से विपरीत में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब भी बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी दाएं बोले तो क्लॉकवाइज चलना चाहिए 90 अंश। तो ये सूर्य की दिशा में जा रहा है, उसके बाद बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, घड़ी की सुई जब उल्टा चलने लगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो ऐसे 90 अंश। फिर दाएं मुड़ता है यानी फिर क्लॉकवाइज मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, यानी चेहरा ये किस दिशा की ओर हो गया, ये तो ये दिशा जो है उत्तर की तरफ इशारा करता है। या वह किस दिशा के सामने खड़ा है, तो ये इसके सामने कौन सी दिशा है, तो उत्तर दिशा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। मुझे समझाने में समय लग रहा है लेकिन आपको प्रश्न को सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यहां पर मैं ज्यादा समय दूंगा आपको समझाने के लिए तो परीक्षा में आपका समय कम लगेगा। अगर यहां मैं कम समय में समझा के आगे बढ़ जाऊं तो आपको परीक्षा में हो सकता है समय ज्यादा लग जाए। तो आप भी घर पे ज्यादा ध्यान से जब पढ़ेंगे तो परीक्षा में आपका समय बचेगा, लेकिन घर पे समय बचाएंगे तो परीक्षा में समय आपका ज्यादा लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे का विलोम है। यूपीएसआई की वैकेंसी क्लियर हो गई है कि अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, तो बहुत जल्दी इसकी परीक्षा होगी, इसलिए आप अभी से तैयारी एकदम जोर से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो अब कंपटीशन से आपको बाहर होना पड़ेगा अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो देखिए श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है ये। तो अब हमें श्रृंखला के परीक्षण के प्रश्न में बस अंतर ही निकालना होता है, सबसे मेन काम होता है अंतर निकालना, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के नीचे लिख दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। तो 7 में से 2 निकलेगा 5। अब आपको बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या 7, 16 में से 7 निकालेगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9। अब यहां पर है 29 और छोटी संख्या 16, 29 में से 16 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 13। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब हमें यहां पे लाना है, ये जो नीचे आया इसका एक और मतलब होता है कि 2 में 5 जोड़ने पर 7 आया, 7 में 9 जोड़ने पर 16 आया, 16 में 13 जोड़ने पर 29 आया। तो 29 में क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए। तो अगर यहां पे बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और नीचे आ जाइए। अब 9 में से बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 5 है, तो 9 में से 5 निकालेंगे तो 4। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 13, छोटी संख्या 9 है, तो 13 में से 9 निकालेंगे तो 4। तो रीजनिंग का दिमाग यही कहता है कि यहां पे 4 आया, यहां पे 4 आया, तो यहां पे 16 थोड़ी आ जाएगा, यहां पर भी 4 ही आएगा। अगर यहां पर 4 और यहां पर 5 आया होता तो यहां पे 6 आ जाता। यहां पे 4 आया है, यहां पे 3 आया होता अगर, तो यहां पे 2 आ जाता है, और यहां पर 4, यहां पर 4, तो यहां पर भी 4 होगा। यानी आपको रीजनिंग के दिमाग का प्रयोग करना है। तो जैसे 5 में 4 जोड़ने पर 9, 9 में 4 जोड़ने पर 13, उसी तरह से 13 में 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 17। अब 17 जो आया है तो उसी तरह से जैसे 16 में 13 जोड़ने पर 29, 29 में 17 जोड़ने पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि 46। देखिए फिर दिशा परीक्षण का प्रश्न है। तो दिशा परीक्षण का प्रश्न में अगर आपको समय को बचाना है तो सबसे पहले पढ़ लीजिए कि क्या पूछ रहे हैं। अब शीला किस दिशा की तरफ मुंह किए खड़ी है। तो अंतिम दिशा ज्यादातर प्रश्नों में पूछा जाता है, और अंतिम दिशा पूछा है तो आपको पेन चला के मैप बना के नाप के
अपना समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पेन विधि से अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं इस पेन का इस्तेमाल करता हूं। शीला पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है, ऐसे में खड़ा हो, अरे ऐसे में खड़ा हो गया, ये पूरब दिशा है। वह 90 अंश वामावर्त। देखिए वामावर्त का मतलब होता है व से वामावर्त, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, व से वामावर्त और व से बाएं, यानी वामावर्त अगर आप भूल जाए कि वामावर्त का मतलब दाएं मुड़े की बाएं, तो व से वामावर्त, ब से बाएं, या व से वामावर्त और ब से विपरीत दिशा में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के, यानी वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरब की तरफ चेहरा है यानी ऐसे है, और वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी अब ये चेहरा ऐसे हो गया, यानी कि ऐसे हो गया घूमती है। और फिर 225 अंश। अब 225 अंश की अवधारणा अगर आपको नहीं पता है तो 225 को आप सोचिए कि आप 90 अंश का कोड आराम से बना लेते हैं, यहां से यहां, या यहां से चलना है तो फिर 90 अंश यहां, यहां से चलना है तो 90 अंश यहां, तो 90 अंश के कोड की अवधारणा से आप परिचित होंगे। इसलिए 90 अंश के अगर आधार पर देखा जाए तो 90 और प्लस 90 जोड़ दिया 180 और प्लस 45 अंश, यानी 90 का आधा जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। या ये अवधारणा की एक बार 180 अंश चला दीजिए और 45 अंश और चला देंगे, यानी 90 का आधा। 180 अंश का मतलब होता है ठीक विपरीत, ऊपर है तो ठीक विपरीत, नीचे है तो ठीक विपरीत, पश्चिम है तो ठीक विपरीत पूरब, पूरब है तो ठीक विपरीत पश्चिम, यानी ठीक विपरीत 180 अंश का कोण होता है। तो एक विपरीत चला दीजिए, उसके बाद 45 अंश और चला दीजिए, दाएं करा तो दाएं, बाएं करा तो बाएं, घड़ी की दिशा में करा तो घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में करा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब 225 अंश की अवधारणा जब भी आएगा प्रश्न परीक्षा में तो आपको दिमाग में रखना है 180 अंश प्लस 45 अंश, या 90 अंश 90 अंश 45 अंश, दोनों में से कोई भी आपको जो भी सुविधा हो याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न सॉल्व करते हैं फिर से। शीला का मुंह पूरब की तरफ है तो मैंने पूरब की तरफ कर लिया, वहां से 90 अंश वामावर्त, या 90 अंश नहीं भी बोलता, सिर्फ बोल देता वामावर्त मुड़ गया, तब भी हम लोग 90 ही अंश मुड़ते, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला जाता है इसका मतलब होता है 90 अंश। बाएं घूम गया यानी कि 90 अंश बाएं, दाएं घूम गया यानी 90 अंश दाएं, वामावर्त घूम गया यानी कि अपने आप ही मतलब हो जाता है 90 अंश वामावर्त, यानी कि ज्यादा बात न करते हुए अब चेहरा हो गया इसका उत्तर में। फिर 225 अंश दक्षिणावर्त, 10 से दक्षिणावर्त, 10 से दाएं या 10 से घड़ी के सुई के चलने के दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना चलना है 225, तो 90 90 और उसके बाद 45, यानी कि थोड़ा सा। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, यानी कि दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर आ जाएगा। खांसी से मैं भी थोड़ा सा परेशान हूं। अब अगला देखिए प्रश्न, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया ये अगला प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। तो 5-2 से एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ज्यादातर प्रश्न यही होता है केंद्र की तरफ ही मुंह, लेकिन ये यूपीएसआई में थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके। सी डी के बाईं ओर दूसरा है, तो कुछ भी बोले पहले पहला नाम तो बना लीजिए सी। अब क्या है डी के बाईं ओर, तो यानी कि डी को अगर हम लोग यहां बना लें तो बाईं, देखिए सबका चेहरा इस केंद्र की तरफ है, यहां जो बैठेगा ऐसे, यहां बैठेगा ऐसे, यहां जो बैठेगा और यहां जो बैठेगा, इसका दायां हाथ इधर है ये वाला, लेकिन इस व्यक्ति जो यहां बैठा है उसका दायां हाथ इस साइड में होगा, ये अवधारणा आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए सी जो है डी के बाईं तरफ, ये बायां हाथ इसका है और ये दायां हाथ, यानी सी जो है डी के बाएं हाथ की तरफ बैठा है, तो हमने बना दिया सी डी के बाईं हाथ की तरफ, और लेकिन कौन था दूसरा, यानी बीच में एक और व्यक्ति बैठेगा, यहां पे सी यहां पे डी और बीच में एक और व्यक्ति बैठेगा। जो याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाली बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर जो लिखे तो जो यानी सी के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो का मतलब जो से ठीक पहले जाइए और देखिए जो नाम लिखा हो यानी डी, उसी के लिए जो कहा जा रहा है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो जो से ठीक पहले जाइए, जो नाम लिखा है उसको काट के वहां पे दूसरा वाला नाम, यानी कि जो से ठीक पहले वाला नाम यानी डी लिख के और कामा कर लीजिए और सब पढ़ लीजिए फिर से, यानी कि डी बी के बिल्कुल दाएं है। डी जो है किसके दाएं है, तो बी के, यानी बी यहीं पे रहेगा। देखिए डी बी के बिल्कुल दाएं है, बी के
बिल्कुल ये दाएं है, यानी कि डी किधर है, तो बी के बिल्कुल दाएं हाथ की तरफ है। जो, फिर जो लिखा है इसने, तो जो से पहले जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी बी लिखा है, यानी कि जो को काट के बी लिख के कामा कर दीजिए और आराम से पढ़िए, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो, नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। यानी बी ए के दाईं तरफ है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू वाले को पढ़िए और लास्ट वाले को पढ़िए। यानी बी दाईं तरफ है, बी जो है दाईं तरफ है किसके, ए के, तो ए को यहां बनाना पड़ेगा। बी जो है दाईं तरफ, क्योंकि ए ऐसे बैठा होगा, इसका दायां हाथ ये होगा, तो बी किधर है, तो बी जो है दाईं तरफ है किसके, ए के, बी ए के दाईं तरफ है, बी जो है ए के दाईं तरफ है, लेकिन चौथा तो तीसरा, तो ये पहला ये तो दूसरा ही होगा, यानी कि बीच में एक और व्यक्ति यहां पे बैठेगा। यहां पे नहीं बैठा सकते क्योंकि अगल बगल पहले से फिक्स है, तो अब यहां पे बीच में एक और व्यक्ति बैठेगा, ये याद रखिएगा। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा व्यक्ति भी हो गया। पर है डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहां बैठा है, यानी डी के बारे में पूछा जा रहा है कि कहां बैठा है, तो डी, अब यहां पे जो खाली स्थान है यहां पर हम लोग ई बैठा लेते हैं अपने मन से, क्योंकि ये शुरू में बोला है कि मुंह करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, 5 दोस्त हैं, तो एक को हमने नाम दे दिया विकल्प के हिसाब से ही यहां पे ई, और नहीं नाम भी देंगे तो कोई जरूरत नहीं है। यहां पे पूछ रहा है कि डी अन्य के दोस्तों के संदर्भ में क्या स्थान है, तो डी ये है, तो देखा जाए विकल्प के हिसाब से डी ए और सी के बीच में है, ए इधर है और सी इधर नहीं है, डी बल्कि ए और इधर से देखेंगे तो बराबर बराबर दूरी पर रख देंगे तो आपको समझ में आएगा, एक तरफ बी है और एक तरफ ए है, तो ये गलत हो गया। ए और बी के बीच में तो बिल्कुल सही है, इसके एक तरफ इधर ए आएगा और एक तरफ बी आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अगर इसको चेक कर सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में नहीं है, सी के बिल्कुल दाएं, तो सी के बिल्कुल दाएं भी नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। देखिए वही प्रश्न फिर आगे जो हमने अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था उसी पैटर्न पे है। अब यहां पर एक ही बिंदु दिया हुआ है, अब ये जो बिंदु है किसमें किसमें कॉमन है, तो ये आयत के भीतर पड़ रहा है और वर्ग के भीतर पड़ रहा है, लेकिन त्रिभुज से देखिए ये बाहर है, त्रिभुज से ये बिंदु जो है बाहर है, यानी ये जो बिंदु है केवल किसमें है, आयत में है और प्लस वर्ग में है, त्रिभुज से बाहर होना चाहिए। तो किसमें ऐसा बनाया जा सकता है, अगर इसमें हम लोग बनाएं, यहां पर त्रिभुज वर्ग और आयत के बीच में, वर्ग यहां पर बिंदु बना दे तो आराम से ये वर्ग और आयत के बीच में होगा, त्रिभुज इससे बाहर भी है, यानी हमारा इसी में सही प्राप्त हो जा रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो आयत और वर्ग के लिए कॉमन हो, अगर हम लोग यहां बनाएंगे तो भी त्रिभुज इसके भीतर आ जाएगा। अब इसमें भी देखेंगे तो आयत और वर्ग के बीच में अगर यहां बनाएंगे तो त्रिभुज भी शामिल हो जाएगा, यहां बनाएंगे तो तीनों शामिल हो जाएंगे, यानी कुल मिला के ए ही में ऐसी स्थिति बन पा रही है। हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए प्रश्न अब आ गया आपका न्याय वाक्य से संबंधित। कुछ शैम्पू कंडीशनर है, कुछ बोले तो ऐसा चित्र बनाया जाता है, कुछ शैम्पू कंडीशनर है। अब दूसरा कथन है सभी तेल कंडीशनर है। सभी जो बोलता है, सभी वाला शब्द भीतर होता है, बचा हुआ शब्द बाहर होता है, यानी कि तेल भीतर कंडीशनर बाहर या ये भी कह सकते हैं कंडीशनर के भीतर तेल रहेगा, तो कंडीशनर के भीतर हम लोग तेल बना लेते हैं। याद रखिए जब भी ऐसा चित्र बनेगा जिसमें कोई वृत्त बाहरी वृत्त को काटेगा, यानी ऐसा चित्र तेल कंडीशनर, या जब ऐसा कोई चित्र बने जो बाहरी वृत्त को काटे, जैसे शैम्पू इसके बाहरी वृत्त को काटा है, तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतर तक चला जाता है, यानी शैम्पू। अब इसको मैं सिद्ध करने में समय नुकसान नहीं करूंगा, बस ये याद रखिए कोई वृत्त अगर बाहरी वृत्त को काटता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी काट लेता है। यानी यहां पर दो प्रकार के चित्र बनेंगे और निष्कर्ष जब तक दोनों ही चित्रों में सही साबित नहीं होगा तब तक हम लोग निष्कर्ष को सही नहीं मानेंगे। सभी तेल शैम्पू है, तेल की बात कर रहा है और शैम्पू की, तो शैम्पू यहां है और तेल यहां है एकदम इससे दूर। अगर सभी तेल शैम्पू होता
तो तेल भीतर होता है, शैम्पू इसके बाहर होता है, ऐसा कुआं वाला चित्र बनता है। लेकिन शैम्पू और तेल में कुआं वाला चित्र नहीं बना है, दोनों में से किसी विकल्प में, इसलिए हमारा ये वाला निष्कर्ष सरासर गलत हो गया। कुछ शैम्पू तेल, अब शैम्पू की और तेल की बात कर रहा है, तो ये हो गया शैम्पू और ये हो गया तेल। और कह क्या रहा है, कुछ शैम्पू तेल है, जबकि यहां पर देखिए शैम्पू से तेल के बीच में, शैम्पू और तेल के बीच में यहां पर इतनी दूरी है, और ये कह रहा कुछ शैम्पू तेल है, जबकि ये चित्र बोल रहा कोई शैम्पू तेल नहीं है। तो जब इसी में गलत हो गया तो इसमें चेक करने से कोई फायदा नहीं। इसमें वैसे कुछ शैम्पू तेल है वाला बात सही है, लेकिन इसमें गलत और दूसरे वाले निष्कर्ष में, दूसरे वाले चित्र में सही है, तो गलत सही बराबर गलत होगा। केवल सही और सही बराबर ही सही होगा, यानी दोनों ही निष्कर्ष यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी क्या हमारा आंसर हो जाता है सी, न तो 1 न तो 2 अनुसरण करता है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए अब मैं निरंतर वीडियो ऐसे ही लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।